हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अपने जो चैप्टर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र वो कंप्लीट कर दिया है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो इस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने बनते हैं। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे और आपको इनको पढ़ना है। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पर देखो, जैसे पहला क्वेश्चन था अपना पहले चैप्टर का, जो ये पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर का पहला ही टॉपिक है कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं। तो देखो, आवेश किसे कहते हैं, मैंने कई बार बताया था कि आवेश के कारण क्या होता है कि उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है। मतलब उनके बीच में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर मान लो कोई धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। किसी वस्तु पर तो एक पर तो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी वस्तु पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा। अब ये आकर्षण क्यों हुआ, उन दोनों वस्तुओं के बीच में आकर्षण क्यों हुआ, तो इस आवेश के कारण ही क्या हुआ, आवेश वो आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये आवेश क्या है, जिसके आवेश क्या है, ये किसी वस्तु पर एक प्रकार का गुण होता है जिसके कारण क्या होता है, आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं अपन, आवेश कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर भी कौन सा है, नेगेटिव, तो ये दोनों कौन से हैं, सजातीय, मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव यहाँ पर भी नेगेटिव, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। इंग्लिश ही बोलते हैं रिपल्सन, ठीक है, और इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। तो ठीक है, तो आप ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण किसके कारण आया अपने पास, आवेश के कारण आया। तो उस गुण को क्या कहेंगे अपन, आवेश कहेंगे। तो आवेश की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु पर वह गुण जिसके कारण दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, आवेश कहते हैं। उस गुण को अपन आवेश कहते हैं। और आवेश उत्पन्न होने की विधियां मैंने बता दी थी आपको, जो अपने पास कोर्स में थी, तीन थी। एक थी अपने पास संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा था अपने पास घर्षण द्वारा आवेशन, और एक था प्रेरण द्वारा आवेशन। और घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन और संपर्क द्वारा आवेशन अपना हो चुका था। उसमें बताया था कि घर्षण द्वारा तो कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो वही उन पर भी आवेश उत्पन्न होगा, और संपर्क द्वारा भी आवेश उत्पन्न होते हैं, और प्रेरण द्वारा भी आवेश उत्पन्न होते हैं, जो अपन ने पढ़ चुके थे। अगला टॉपिक अपने पास कूलाम का नियम, ठीक है। ये भी ज़्यादातर मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि ये कूलाम का नियम क्या होता है। तो देखो, कूलाम का जो नियम है ये कूलाम ने दिया था, लेकिन जो कूलाम का नियम है वो दो स्थिर आवेशों के बीच में ही क्या होता है, कार्यरत होता है। कि माना दो आवेश है कि यहाँ पर जो है, मैंने बताया था कि यहाँ पर एक आवेश तो ये है Q1, दूसरा आवेश कौन सा है, Q2। उनकी बीच की दूरी कितनी है, R1 है, R है। तो कूलाम क्या कहता है, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है कि इनके बीच में जो लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, एक समानुपाती क्या होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। Q1 बराबर ओ Q1 Q2 समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू। और पहला हो गया है। दूसरा क्या होता है, F समानुपाती 1/r², मतलब उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती क्या होता है, Q1 Q2 कौन क्या होता है, R², और यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 व Q2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा R², ठीक है। तो यहाँ पर देखो Q1 व Q2 मैंने बताया ये दोनों आवेश है, और कप्पा क्या है यहाँ पर, समानुपाती नियतांक। ये समानुपाती नियतांक की जगह पर समानुपाती नियतांक आ जाएगा, समानुपाती के चिन्ह की जगह पर। इसका मान होता है, K का मान होता है 1/4πε0 के बराबर होता है, जो किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ के बराबर होता है। यहाँ पर जो ε0 है वो क्या है, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता होती है, ठीक है। और निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, आपेक्ष विद्युतशीलता में और प्रारतांग में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये कूलाम का नियम भी अपने पास कंप्लीट होता है। और कूलाम के नियम पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, कि दो, जैसे यहाँ पर कोई मान लो कोई दो वस्तु है, एक वस्तु पर आवेश है Q1 बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁰ मान लो 19 मान लो। दूसरी वस्तु पर है 3.2 × कितना है -19 कूलाम। तो और इनकी बीच की दूरी कितनी है,
कि 10 सेंटीमीटर मान लो, कितनी मान लो 10 सेंटीमीटर, तो बल कितना होगा इनके बीच में, F समान F बराबर क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R स्क्वायर। तो यहाँ पे इससे बल निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या निकल जाएगा, बल निकल जाएगा। तो F बराबर क्या जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा, और Q1 का मान कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पर कितना हो जाएगा Q2 का मान अपने पास है 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस का कितना है 19 अपॉन R स्क्वायर का मान कितना है, अब R क्या है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 100 का भाग देंगे अपन, 10/100 बराबर कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो इस तरह से आपके पास बल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घात 19 और 19 कितना होगा 38, 38 में से 9 जाएंगे तो 10 की घात 39, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पर गुणा करेंगे अपन 9 तो 16 गुणा करोगे 144 ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है, इंटू 3.2 और गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 288 13 4 8 2 0 1 12 5, तो 52.08 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेना, इस तरह से आपके पास बल निकलते हैं। तो कूलॉम के नियम पर इस पर कैलकुलेट, या तो बल पूछ लेते हैं या कोई आवेश पूछ लेते हैं, तो इस तरह से इस पर न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास, ठीक है। और अगला टॉपिक है प्रावेल्यांक। क्या होता है प्रावेल्यांक। अब प्रावेल्यांक किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे। मान लो कि पहले जो ये आवेश है Q1 और Q2 पहले तो रखे थे किसमें, निर्वात में रखे थे, लेकिन इनको निर्वात की जगह पर मतलब हवा में रखे थे, लेकिन इसकी निर्वात की जगह पर अपन किसी दूसरे माध्यम में रख देते, जैसे पानी में रख दिया या किसी मोम में रख दिया, मतलब अलग अलग माध्यम में रख सकते हैं। तो उन पर क्या होता है बल पर प्रभाव पड़ता है। तो दोनों का जो बलों का जो अनुपात है, पहले तो जो निर्वात में रखा है या किसी और माध्यम में रखा है तो उसमें बल, और अगर मान लो किसी दूसरे माध्यम में, दोनों बल मतलब दोनों माध्यमों में कितना कितना बल लग रहा है, दोनों बलों का अनुपात है, वही क्या कहलाता है प्रावेल्यांक होता है। जैसे पहले मान लिया आपने निर्वात में निकाला, तो निर्वात में बल था उसका कितना 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था Q1 Q2 अपॉन कितना है R स्क्वायर। या अपने पास मान लो कि निर्वात में दिया था और अपने पास अन्य माध्यम क्या हो गया निर्वात में हो गया, लेकिन अन्य माध्यम में हो जाता है अपने पास कितना FM बराबर 1.4 पाई। अब यहाँ पर निरपेक्ष विद्युतशीलता, क्योंकि निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि अन्य माध्यम क्या आएगी ना, तो एप्सिलॉन मान लो इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 और Q2 और R स्क्वायर। तो दोनों का जो अनुपात है इन दोनों बलों का, किसके निर्वात में लगने वाला बल और अन्य माध्यम में लगने वाला बल, दोनों का जो अनुपात है वही क्या कहलाएगा इसका अपने पास, वही क्या कहलाएगा F/FM क्या कहलाएगा, उसकी प्रावेल्यांक कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये न्यूमेरिकल की सोल्व है, और इनका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है F/ε0/R के बराबर होता है, मतलब एप्सिलॉन के बराबर, मतलब एप्सिलॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रावेल्यांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता, अब यहाँ पर देखो आप ये जो ये वाली है ये तो कौन सी है, अन्य माध्यम की विद्युतशीलता है, अन्य, और ये वाली कौन सी है निरपेक्ष विद्युतशीलता है, जो निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो जो दोनों का जो अनुपात है अन्य माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है, ये किसकी है निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है अपने पास आपेक्षिक विद्युतशीलता। लेकिन आपके दिमाग में चलता होगा कि विद्युतशीलता क्या होती है, तो विद्युतशीलता क्या होती है कि ये बल्ब रेखाएं पढ़ी थी अपन ने पिछले चैप्टर पिछले उसमें लेक्चर में, तो देखो विद्युत बल रेखाएं बताई थी ना मैंने। तो ये क्या होती है कि अलग अलग माध्यम में क्या होती है अलग अलग होती है, किसी माध्यम में अलग तेजी से गुजरती है और किसी माध्यम में कम निकलती है, मतलब उनके स्पीड क्या होती है कम होती है। तो किसी माध्यम में से निकलने वाली बल रेखाओं की क्षमता वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है, ठीक है। तो अलग अलग माध्यम में क्या होती है अलग अलग होती है, तो उन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है कि किसी आवेश के
चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आता है तो वो क्या करता है, बल का अनुभव करता है। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जैसे मानो कि यहाँ पर कोई धनावेश है, जैसे यहाँ पर कोई धनावेश है, जैसे यहाँ पर कोई धनावेश है, ये धनावेश है। अब इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है ये वाला, इसमें कोई अन्य आवेश आएगा, जैसे कोई परीक्षण आवेश आ गया क्यू नॉट, तो ये क्या करता है, ये भी धनावेश है, तो ये क्या करेगा, इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण तो हो सकता है, ये बल लगाने का इसको इधर बाहर की ओर धक्का दे, ठीक है, या नेगेटिव हो तो इसको अंदर की ओर खींचे। तो यहाँ पर देखो कि इसके जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है इस आवेश का, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो परिभाषा क्या होती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर वो क्या करता है, उस पर बल का अनुभव वह बल लगाता है या बल का अनुभव करता है। कौन करता है, उस परीक्षण आवेश। तो जहाँ तक वो बल का अनुभव करेगा, जिस क्षेत्र तक वो बल का अनुभव करेगा वह क्या कहलाता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो और आपने भी बताया था कि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर होती है, बाहर की ओर होती है। किधर होती है, बाहर की ओर होती है, ठीक है। जबकि ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, अंदर की ओर होती है। किधर होती है, अंदर की ओर होती है। अंदर की ओर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश पॉजिटिव वाला है तो वो क्या करेगा, उसको अंदर की ओर खींचेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो परीक्षण आवेश है तो पॉजिटिव वाला, तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण इसी कारण क्या होगा, बाहर की ओर होता है। इसलिए कारण इस पे क्या प्रदर्शित करते हैं अपन कि धनावेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर होती है, जबकि ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अंदर की ओर होती है। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र भी कंप्लीट होता है। लेकिन विद्युत बल रेखाएं, तो यहाँ पर देखो ये विद्युत बल रेखाएं तो यहाँ पर जो निकलने की है कि यहाँ पर ये परीक्षण आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसके पास में लाएंगे तो ये क्या करेगा, जिस मार्ग से वापस जाएगा तो वही तो मार्ग क्या कहलाता है, इसका विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की क्या कहलाएगी कि मतलब वह मार्ग जिस पर कोई परीक्षण आवेश आने पर जिस मार्ग से वो स्वतंत्र रूप से गमन करता है तो वह मार्ग क्या कहलाता है, उसको विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, रेस्पेक्टिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। और कूलॉम के नियम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि विद्युत द्विध्रुव किस क्या होता है कि मतलब ये क्या होता है कि दो आवेश होते हैं इसमें, कि एक आवेश मान लो ये वाला नेगेटिव, ठीक है, दूसरा आवेश हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये कौन सा हो गया नेगेटिव। अब दोनों क्या होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो ये अल्प दूरी पर जो बना हुआ है युग्म है वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, क्योंकि एक तो कौन सा है, पॉजिटिव ध्रुव है, और दूसरा कौन सा इसमें नेगेटिव ध्रुव है। तो दो ध्रुव है लेकिन दोनों के हैं अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो बनने वाला जो ये युग्म है वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या जोड़ा गया, आघूर्ण भी जोड़ रखा है। तो आघूर्ण क्या होता है कि आघूर्ण को शो करते हैं P से, लेकिन इन दोनों जो विद्युत द्विध्रुव अपने पास, उनमें से कोई सा भी एक आवेश ले लो, कि जैसे मैंने ले लिया कि एक आवेश ले लिया Q, तो ये एक किसी एक आवेश का परिमाण, तब उनकी जो बीच की जो दूरी है, ये यहाँ पर बीच की दूरी है स्मॉल r, तो इसका जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर 2a दूरी है दोनों आवेशों के बीच में, तो वो क्या होता है कि किसी एक आवेश का परिमाण लिख दिया अपन ने Q, दोनों में से एक लेना है, कोई सा भी ले लिया, और उनके बीच की दूरी कितनी है 2a, तो ये 2a से गुणा कर दो, तो ये गुणनफल ही क्या कहलाता है, वहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर P लगाया जाता है, वेक्टर लगाया जाता है, ठीक है। और आवेश यहाँ पर अदिश राशि होती है, ठीक है। अगला टॉपिक है बलागुण। क्या होता है, बलागुण, जो अपने लास्ट टॉपिक होता है चैप्टर का। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि माना कि अगर मान लो कोई है विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर कोई रखा है विद्युत द्विध्रुव, ये यहाँ पर क्या है नेगेटिव Q, और यहाँ पर कौन सा है पॉजिटिव Q, मतलब यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर कौन सा है नेगेटिव Q, नेगेटिव चार्ज है।
तो आपको पता है कि धनावेश पर जो लगने वाला बल है वो किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ये वाला बल तो किधर लगेगा, इधर होगा। लेकिन नेगेटिव पर बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, F2। तो ये वाला ऊपर वाले सिरे पर इधर लगेगा और ये नेगेटिव वाले सिरे पर क्या लगेगा, इस साइड में लगेगा। तो ये दोनों बल युग्म क्या करेंगे, इसको विद्युत ध्रुव को घुमाकर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के प्रयत्न करता है। तो इन बल युग्म को क्या कहते हैं, अपन बलागुण कहते हैं। और बलागुण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, पी साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पी साइन थीटा। पी यहाँ पर विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, ई क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। साइन थीटा इनके बीच में जो मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण होता है, किसका, विद्युत द्विध्रुव का, ठीक है। इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर कई और भी टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अपन ने करवाई थी। और एक होती है विद्युत क्षेत्र का निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्ष और मैं बताता हूँ निरक्ष क्या होता है, निरक्ष रेखा कौन सी होती है और अक्षीय रेखा कौन सी होती है। जैसे यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों आवेशों को मिलाकर गुजरने वाली जो रेखा है वो तो कौन सी होती है, निरक्ष रेखा होती है। वो तो कौन सी होती है, वो अक्षीय रेखा होती है। वो तो कौन सी होती है, अक्षीय रेखा होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कोई आवेश है, कोई आवेश वो मतलब ये दोनों आवेश है, ध्रुव है, मतलब इनका मध्य बिंदु ये वाला है और मध्य बिंदु के मध्य बिंदु से इस अक्षीय रेखा के लंबवत जो रेखा है वो कौन सी रेखा कहलाती है, निरक्ष रेखा कहलाती है। लेकिन इन पे अपन ने कई टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अपन ने इसको मोस्ट माना गया है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, जो मैंने जिस पिछले वीडियो में पढ़ाया है। और अपने पास है एक होता है अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन बनता है। या वो बोलता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी विद्युत ध्रुव की निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस तरह से दोनों क्वेश्चन क्या होते हैं, मोस्ट होते हैं, बनते हैं और एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।